हेलो 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 मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं शशांक सिंह राजपूत, आप सभी का स्वागत करता हूं सीवीटी अड्डा 24/7 पर। बच्चों, कंप्लीट इंटीग्रल का वन शॉट करेंगे, बहुत ही तेज, बहुत ही क्विक, बहुत ही जबरदस्त रिवीजन करेंगे। एक एक छोटी छोटी बातों का भी रिवीजन करेंगे, एक एक सवाल का रिवीजन करेंगे। जो चीज तुम लोग फ्लो चार्ट, माइंड मैप के माध्यम से, शॉर्ट नोट्स के माध्यम से रिवाइज करते हो, ये सारी चीजें तुम्हारे शॉर्ट नोट्स में रहनी चाहिए। जितनी भी चीजें मैं यहाँ पे दिखाने वाला हूँ, इसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हो मैथ्स बाई शशांक सर कम्युनिटी ग्रुप से। अब यार, विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मोमेंट, हम एक भी सेकंड इसमें बर्बाद नहीं करने वाले हैं। एकदम पूरा धुआंधार सुनते जाना और एकदम रिवाइज करते जाना। सेशन के लास्ट में मुझे बता के जाना कि सेशन कैसा लगा, ठीक है। तो चलो अब शुरुआत करते एक बार धुआंधार आंधी तूफान की तरह। तो इसमें भाई कंप्लीट कंसेप्ट करेंगे, शॉर्ट समरी करेंगे, बोर्ड के क्वेश्चन प्रैक्टिस और ऑब्जेक्टिव सवालों की क्वेश्चन प्रैक्टिस तो नहीं करेंगे, कुल मिला के बस रिकॉलिंग करेंगे। अब यार, सबसे पहला काम ओवरव्यू देखते हैं इस चैप्टर का कि इंटीग्रल में होता क्या क्या। 3 से 4 सवाल आते हैं, 20 नंबर के सवाल। इनडेफिनिट प्लस डेफिनिट 2 पार्टों में डिवाइड करा गया। डिफरेंशिएशन बेसिक लेवल की आपको जरूरत होती है इसको करने के लिए। मिनिमम क्वेश्चन रिक्वायर्ड कम से कम 300 सवाल करोगे तो जाके तुम्हारे को इस चैप्टर में मजा आएगा। रिसोर्सेज, अगर स्टडी रिसोर्स की बात करता हूं, ब्लैक पीपीटी 3.0, क्वेश्चन प्रैक्टिस शीट, क्यूपीएस, डेफिनिट और इनडेफिनिट दोनों का। तो कुल मिला के नियर अबाउट आप ये मान के चल सकते हो ब्लैक पीपीटी 3.0 में लगभग 150 सवाल और यहां पे लगभग 450 सवाल के करीब है। तो इस तरीके से लगभग 600 सवाल के करीब मैंने तुमको खुद ही दे रखे हैं। तो तुम्हारे को इससे ज्यादा और कुछ करने की नीड है नहीं, इतना कर लिया तुम्हारा बहुत ज्यादा है। आगे बढ़ते हैं यार। इसमें देखो, इसको मजबूत बनाने की सबसे प्रो टिप जो है, फॉर्मूला को आत्मा में बसा लो। सब्स्टिट्यूशन इसका बैकबोन है। हर एक सब्स्टिट्यूशन को अपने दिमाग में सेट कर लो। बाई पार्ट मेथड बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्शियल फ्रैक्शन, डेफिनेट इंटीग्रल। और इसके अलावा इसमें स्ट्रॉन्ग आपको करना है फॉर्मेशन ऑफ द क्वेश्चन, सब्स्टिट्यूशन दिमाग में फिट कर लो। बस 2 ही चीज है, एक फॉर्मेट ऑफ द क्वेश्चन को अपने दिमाग में फिट कर लो, दूसरा सब्स्टिट्यूशन को अपने दिमाग में फिट कर लो। बाकी ये चैप्टर एकदम जबरदस्त तुम्हारे दिमाग में सेट हो जाएगा। अब यार, कुछ एक बेसिक फॉर्मूलाज देखते हैं। सबसे पहले x⁴n, यहां पर कुछ लिखना नहीं है तुम्हारे को, बस अच्छे से रिकॉल करना। x⁴n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n+1 प्लस c। 1 का इंटीग्रल भैया x प्लस सी, k का इंटीग्रल kx प्लस सी, जहां पर k कांस्टेंट है। a⁴x का a⁴x अपॉन log a प्लस सी, e⁴x का e⁴x प्लस सी। 1/x का हो जाएगा बेटा ln mod x प्लस सी, sin x का माइनस cos x प्लस सी, cos x का sin x प्लस सी, sec स्क्वायर का tan x। इसको उल्टा भी ध्यान में रख सकते हो कि tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर होता है, तो sec स्क्वायर का इंटीग्रल tan x हो जाएगा। sec x इंटू tan x का sec x प्लस सी, cosec स्क्वायर x का माइनस cot x प्लस सी, cot x इंटू cosec x का माइनस cosec x प्लस सी। ये हो गई ट्रिग्नोमेट्रिक की कहानी। जरा इनवर्स का देखते हैं। 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का साइन इनवर्स एक्स प्लस सी या माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का tan इनवर्स एक्स प्लस सी या माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी लिख सकते हैं। 1/x√x² माइनस 1 का सेक इनवर्स एक्स प्लस सी या माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सी लिख सकते हैं। तो दोनों में से कोई भी लिखोगे बात बराबर। भैया कुछ एक प्रॉपर्टीज ऑफ द इंडेफिनिट इंटीग्रल। सबसे पहली प्रॉपर्टी, 2 फंक्शन अगर आपस में ऐड ऑन है या सब्ट्रैक्टेड है तो fx dx प्लस माइनस gx dx इस तरीके से लिख सकते हैं। k इंटू fx dx, यहां से k को बाहर ले सकते हैं। अगर यहां पर कांस्टेंट इस तरीके से लिखा है तो k1 बाहर लेके सिर्फ और सिर्फ फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे। वैसे ये जानना बहुत जरूरी नहीं है, लेकिन जानते रहो तो अच्छी बात है। यहां पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंटीग्रेशन जो है भैया वो रिवर्स ऑफ द डिफरेंशिएशन है। डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है, लेकिन इंटीग्रेशन का एक नाम और भी होता है सर, एंटी डेरिवेटिव। ठीक है, कई जगह पर सवालों में एंटी डेरिवेटिव भी मिल सकता है। तो अगर कहीं पर किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव मान लो f' है, तो सर अगर हम f' का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा सर, fx प्लस सी हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, यहां पर c क्या है सर, एक आर्बिट्री कांस्टेंट है। अब यार यहां पर आर्बिट्री कांस्टेंट क्या बोला है जरा एक बार समझो। कांस्टेंट 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है आर्बिट्री कांस्टेंट, दूसरा होता है सर कांस्टेंट। आर्बिट्री कांस्टेंट किसे कहते हैं? आर्बिट्री कांस्टेंट ऐसे कांस्टेंट कहते हैं जिनकी वैल्यूज जो है सर फिक्स नहीं होती, जैसे ए बी सी डी कैपिटल इस तरीके से। कांस्टेंट किसे कहते हैं? जिनकी वैल्यूज हर जगह पर फिक्स हो, जैसे मान लो 1 2 3 4 5 इस तरीके से। अब 2 को आसमान पे लेके जाओगे तो 4 तो नहीं बन जाएगा, है ना। तो ऐसे नंबर्स को क्या बोलते हैं सर, कांस्टेंट। और जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं है उसको बोलते हैं सर आर्बिट्री कांस्टेंट। अब जरा आर्बिट्री कांस्टेंट के बारे में कुछ एक बातें और समझ लो। जैसे मान लो 1 है, 1 का इंटीग्रल क्या है सर, x प्लस सी है, यानी y इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। तो अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो एक लाइन होगी जो कि ओरिजिन से पास होगी, हाँ या ना।
तो यार यहां पर देखो, अगर हम c बराबर 0 लेंगे तो y इज इक्वल टू एक्स, c इज इक्वल टू 1 लेंगे तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, c इज इक्वल टू 2 लेंगे y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। सारी लाइनों को हम ड्रॉ करते जाएंगे। तो यानी कहने का मतलब क्या हुआ, y इज इक्वल टू एक्स प्लस सी क्या है, दिस इज अ फैमिली ऑफ द लाइन। ये कोई एक लाइन नहीं है, आप यहां पर c की अलग अलग वैल्यूज पुट करते जाओगे तो अलग अलग इक्वेशन आती जाएगी और अलग अलग इक्वेशन आएगी। यानी कि यहां पर एक लाइन नहीं है, यानी कि सर यहाँ पर इन्फाइनाइटली मेनी लाइन्स है, यानी कि यहाँ पर सर फैमिली ऑफ द लाइन्स है। यानी कि हम क्या कह सकते हैं, हम सर ये कह सकते हैं कि जो आर्बिट्री कांस्टेंट है, आर्बिट्री कांस्टेंट क्या करता है, किसी भी लाइन को फैमिली ऑफ द लाइन बना देता है। आर्बिट्री कांस्टेंट क्या करता है, आर्बिट्री कांस्टेंट किसी भी एक कर्व को फैमिली ऑफ द कर्व बना देता है। कितनी इंटरेस्टिंग बात है। तो बेटा अगर कहीं पर ये आर्बिट्री कांस्टेंट लगा हुआ है, इसको कहते हैं सर जनरल कर्व, और अगर कहीं पर हम सी की पर्टिकुलर वैल्यू पुट करते हैं तो यहां से हमारे पास देखो पर्टिकुलर कर्व आ जाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं सर, पर्टिकुलर कर्व कहते हैं। तो जनरल कर्व और पर्टिकुलर कर्व यही होता है। कुछ एक और इंटीग्रेशन हमेशा अपने दिमाग में रखो जो बहुत ज्यादा काम आता है, रूट एक्स का इंटीग्रल बेटा 2/3 x टू द पावर 3/2, प्रूफिंग ऊपर लिख रखिए। 1/x स्क्वायर का इंटीग्रल -1/x प्लस सी, याद रखना 1/√x का 2√x प्लस सी, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, एकदम दिमाग में बेटा सेट करके रखना तीनों इंटीग्रल। अब यार कुछ एक इंपॉर्टेंट डिडक्शन जो कि हर एक स्टेप में इंटीग्रेशन में काम आता है। सबसे पहला देखो, अगर x dx का इंटीग्रेशन करते हैं क्या लिखते हैं सर, x² प्लस सी। तो अगर यहीं x की जगह पर कोई लीनियर फंक्शन अगर हम लिख देते हैं, मान लो ये x प्लस बी लिख दिया, तो इसका भी इंटीग्रेशन सेम ऐसे ही होगा जैसे x का हुआ है, यानी x प्लस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। और अगर मान लो यहीं पर कोई x का कोफिशिएंट आ जाए a, तो अगर x का कोई कोफिशिएंट आ जाएगा तो उसको हम कैसे करेंगे, उसको हम इस तरीके से कर लेंगे, बस डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे सर, a से हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये तीनों डिडक्शन बेटा अपने दिमाग में रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यार सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंटीग्रल की पूरी बैकबोन है। एक एक सब्स्टिट्यूशन अपने दिमाग में एकदम सेट कर लेना, कभी भी भूलना मत। सबसे पहला ट्रिग्नोमेट्रिक अलजेब्रिक एडवांस सब्स्टिट्यूशन, 3 पार्टों में मैंने डिवाइड करा है। ट्रिग्नोमेट्री में साइन टू द पावर ऑड एक्स, कॉस टू द पावर ऑड एक्स, साइन की पावर इवन, कॉस की पावर इवन, साइन ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स। अलजेब्रिक में देखेंगे 1 अपॉन क्वाड्रेटिक, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, 1 अपॉन रूट क्वाड्रेटिक, लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक, रूट क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक। एडवांस में देखेंगे 6 से 8 सब्स्टिट्यूशन के करीब, उसको आगे हम चर्चा करेंगे। अब पहली बात तो सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है। सब्स्टिट्यूशन मेथड ये होता है, अगर किसी भी फंक्शन के साथ में उसी का डेरिवेटिव अगर मौजूद है तो हम करते क्या है कि सर fx को यहां पर t पुट कर देते हैं, दोनों साइड डिफरेंशिएट करते हैं, f' dx की जगह पर सर यहां पर हम dt पुट कर देते हैं और fx की जगह पर t पुट कर देते हैं। आराम से यार आगे हम इंटीग्रल को सॉल्व करते हैं। लास्ट में हम t इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जरूर सब्स्टिट्यूट करते हैं, जो यहां पर शुरुआत में मान के रखते हैं fx इज इक्वल टू टी, फाइनल स्टेप में t की वैल्यू को जरूर सब्स्टिट्यूट करते हैं, अदरवाइज आंसर गलत हो जाता है। यहां पर एक आधा एग्जांपल बेसिक सा देख सकते हो, tan इनवर्स x अपॉन दिस वन। tan इनवर्स x को हमने t पुट करा, यहां से 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx dt में चला गया, ये हो गया t dt t²/2। लास्ट में t की वैल्यू को tan इनवर्स x हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो ये छोटे मोटे कुछ एक एग्जांपल्स यहां पर लिख रखे हैं, तुम लोग इनको रीड आउट कर लेना। अब यार आगे बढ़ते हैं, 4 इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, बहुत ज्यादा काम के हैं बेटा सारे फॉर्मूलाज। ये जितनी भी चीजें मैं तुम्हें जिस तरीके से इंटीग्रेशन को रिकॉल करा रहा हूं, प्लीज आप इसी तरीके से रिकॉल करना। tan x का भैया इंटीग्रल होता है log mod sec x प्लस सी। अब यार ऑब्वियस सी बात है, sec x की जगह पर 1/cos x पुट करोगे तो यही हो जाएगा, माइनस log mod cos x भी आप लिख सकते हो। अब ये डिपेंड करेगा कि ऑप्शन में क्या दिया गया। cot x का इंटीग्रल ये हो जाएगा log mod sin x प्लस सी, sec x का हो जाएगा log mod tan x प्लस sec x, cosec x का हो जाएगा log mod cosec x माइनस का cot x। इसमें कई सारे बच्चे इसको लेके पैनिक करते हैं कि सर कॉट पहले होगा या कॉसेक पहले होगा। बेटा ये बात ध्यान रखना, यहाँ पर मॉड लगता है, तो चाहे आप कॉट पहले लिखो चाहे आप कॉसेक पहले लिखो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। बस बीच में ये बात ध्यान रखना कि बीच में माइनस ही होता है। ठीक है, इतनी सी बात ध्यान में रख लेना, बाकी सब चंगा है। आगे चलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन पे। ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन यहां पर कई टाइप के हैं। सबसे पहले साइन की पावर इवन या कॉस की पावर इवन अगर कहीं पर लिखा हुआ है, भैया क्या आप करते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स की जगह पर 1 प्लस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2, साइन स्क्वायर एक्स की जगह पर सर 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2। फॉर्मूला एकदम दिमाग में सेट कर लियो, जहां कहीं पे नीट लगे बस लगा के खत्म, समझ में आया। तो अगर कहीं पर साइन की पावर इवन कॉस की पावर इवन लिखा है तो सर इस ऐसी जगह पर क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये सब्स्टिट्यूट हम कर देंगे। अगला फॉर्मूला है, इसमें कुछ एक एग्जांपल्स भी मैंने लिख रखे हैं, तुम इसको डाउनलोड करके एग्जांपल्स एक बार रीड आउट कर लेना। अगला फॉर्मूला है, अगर साइन की पावर ऑड और कॉस की पावर ऑड लिखा है तो कैसे करेंगे।
तो भैया साइन 3x बराबर क्या होता है 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। तो यहां से सर साइन क्यूब एक्स क्या हो जाएगा 1/4 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x। सेम इसी तरीके से यहां से कॉस क्यूब एक्स क्या हो जाएगा 1/4 3 कॉस एक्स प्लस कॉस 3x। एक छोटी सी बात ध्यान रखना कि साइन वाले फॉर्मूले में 1/4 दोनों में होता है, यहां पर साइन में 3 साइन, कॉस में 3 कॉस, बस साइन में यहां पर माइनस होता है, इसमें प्लस होता है, साइन 3x इसमें होता है और कॉस 3x इसमें होता है। ठीक है, तो साइन में माइनस और इसमें प्लस होता है। तो अगर कहीं पर साइन की पावर ऑड और कॉस की पावर ऑड लिखा है तो आपको ये सब्स्टिट्यूशन लगाना है। आगे ये एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं तो इनको एक बार रीड आउट कर लेना तुम लोग एग्जाम्पल बेटा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगर मान लो कहीं पर दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाइड है तो कैसे क्या करते हैं 2 sin x इंटू कॉस एक्स क्या हो जाएगा सर sin 2x हो जाएगा। 2 sin x इंटू कॉस वाई, वही बचपन में 10वीं वाला फॉर्मूला sin x प्लस वाई प्लस sin x माइनस वाई। 2 cos x sin y sin x प्लस वाई माइनस sin x माइनस वाई। 2 cos x cos y cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई। 2 sin x sin y cos x माइनस वाई माइनस टाइम्स cos x प्लस वाई। ये बेटा ये चारों फॉर्मूला ध्यान में रखना। जब भी अगर कहीं पर भी दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाइड है यहां पर आपको ये सारे फॉर्मूलाज लगाने हैं। 2 sin x इंटू कॉस एक्स, यहां पर ये दोनों x बराबर है तो sin 2x आ जाता है। एकदम सिंपल एंड स्वीट। ठीक है भैया, क्लियर है सभी बच्चों को, हाँ या ना। आगे चलते हैं बच्चों एक्सपोनेंशियल सब्स्टिट्यूशन पे, बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम सीधा बस रट मार के रखियो कि कैसे करते हैं। 1/1 प्लस e टू दी पावर x करते क्या है सर e टू दी पावर x से ऊपर e टू दी पावर माइनस x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आया? तो माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पर बन जाएगा e टू दी पावर माइनस x, यहां पर हो गया 1 प्लस e टू दी पावर माइनस x। बस अब नीचे वाले को टी पुट कर देंगे, ऊपर वाला आराम से dt में चला जाएगा। तो ये दिस इज द तरीका, दिस इज द मेथड। तो यहां पर देखो ये सवाल लिख रखा है तो इस क्वेश्चन को एक बार गो थ्रू कर लेना अपने हिसाब से। अगला जो कंसेप्ट है बेटा प्लस एंड माइनस का कंसेप्ट। कई सारी जगहों पर हम +1 -1 इस तरीके से हम यूज करते हैं। इसको हम एडजस्टमेंट का मेथड भी कहते हैं हमारी भाषा में। ठीक है, बाय द वे मैं एक चीज आपको बता रहा हूं, ये सारी चीजें आपको किसी किताब में नहीं मिलने वाली बेटा, किताब में डायरेक्ट आपको सवाल मिलेंगे। ये सारे मेथड मैंने बनाए हुए हैं, ये सारे मेथड मैंने एक्सट्रैक्ट करे हुए सवालों से जो मैं तुम्हें अलग से पढ़ाता हूं। ये सब कहीं किताब में ऐसा कोई मेथड मिलेगा नहीं कि एडजस्टमेंट मेथड क्या है, ये मैंने बनाया हुआ है तो आप लोग इसको फॉलो कर सकते हो इस तरीके से। कुल मिला के बात यह है एडजस्टमेंट मेथड में कई सारे सवाल ऐसे होते हैं जिनमें तुमको ज्यादा गणित लगानी नहीं होती, बस सीधा सीधा एडजस्टमेंट कर दो तो सवाल निपट जाता है। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो x टू दी पावर 4 + 1/x² + 1। हमने इसमें क्या करा, एक जोड़ दिया एक घटा दिया, यहां पर एक घटा के इसकी जगह पर लिख दिया x² + 1x² - 1 और प्लस दिस 1। आराम से ये इंटीग्रेशन देखो यहां पर सॉल्व हो गया। तो इसको इस तरीके से बेटा आप कर सकते हो। तो एडजस्टमेंट का मेथड भाई बहुत काम का है। जैसे ये देखो एक्सपोनेंशियल सब्स्टिट्यूशन, इसमें यहां पर e टू दी पावर -x है तो तुमको ऊपर नीचे क्या करना है e टू दी पावर x से मल्टीप्लाई कर देना, तो हमारे पास ये बन जाएगा। आगे बस डिनोमिनेटर को टी पुट कर दोगे तो हमारा आंसर बन जाएगा, हमारा आंसर निकल आएगा। ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को, हाँ या ना। अब यार यहां पर बच्चों अगले इंटीग्रल पर हम लोग आते हैं, 6 स्पेशल इंटीग्रल फॉर्मूलाज, बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 स्पेशल इंटीग्रल फॉर्मूलाज में 3 फॉर्मूला ये बिना अंडर रूट के होते हैं डिनोमिनेटर में और 3 फॉर्मूलाज ये अंडर रूट वाले होते हैं। ध्यान रखना ये, अगर कहीं पर x² + a² है, अगर मान लो यही x² + 1 होता तो हम क्या लिखते, tan इनवर्स x लिखते। तो ऐसे रिकॉल कर लो कि x² + a² अगर लिखा है तो 1/a tan इनवर्स x/a होता है। 1/x² - a² में और a² - x² में 1/2a दोनों में होता है, लॉग दोनों में है। अगर x - a है तो ऊपर लिखोगे x - a, नीचे इसका उल्टा x + a। और यहां पर अगर a - x² है तो यहां पर ऊपर प्लस लिखोगे a + x, नीचे इसका उल्टा a - x लिख सकते हो। ठीक, अब ये जरा 3 फॉर्मूले अंडर रूट वाले देखो बेटा। अगर ये अंडर रूट वाले हैं, ये अंडर रूट में क्या होता है log x + x+ दोनों में। अगर यहां पर √x² + a² है तो यहां पर हम यही √x² + a² रख देंगे। यहां पर अगर √x² - a² है, यहां पर हम √x² - a² पुट कर देंगे। आप जानते हो 1/√1 - x² क्या होता है, साइन इनवर्स x होता है। तो आप ऐसे ध्यान में रख लो कि अगर कहीं पर a² - x² है तो ये हो जाएगा सर साइन इनवर्स x/a + c। तो कैसे भी कनेक्ट करके यार दिमाग में अपने बेटा फीड कर लो, 6 फॉर्मूलाज हैं, कैसे भी करके इनको दिमाग में सेट कर लो। मैटर ये नहीं करता कि आप कैसे क्या लॉजिक लगा रहे हो, मैटर ये करता है कि आपके दिमाग में याद है कि नहीं और किस तरीके से आपने अपने माइंड में फीड कर रखा है। ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को, हाँ या ना। अब यार आगे चलते हैं क्वाड्रेटिक, यहां पर अलजेब्रिक सब्स्टिट्यूशन में फॉर्मेट नंबर 1।
अगर कहीं पर 1 अपॉन क्वाड्रेटिक लिखा है, 1 अपॉन रूट क्वाड्रेटिक या रूट क्वाड्रेटिक लिखा हुआ है, तो इनका तरीका क्या होता है? इनका तरीका ये है सर, क्वाड्रेटिक को परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे और 6 स्पेशल इंटीग्रल फॉर्मूलाज का हम यूज कर लेंगे, आराम से हमारा सवाल बन जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अच्छा एक चीज यहां पर और 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज और ध्यान में रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरली एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में इसका ज्यादा काम आता है। इस पर बेस सीबीटी 2023 में बेटा सवाल भी पूछा गया, बहुत ही बेसिक सा, बहुत ही बच्चा सा। जरा ये तीनों फॉर्मूलाज को सिमिलैरिटी से हम लर्न करने की कोशिश करते हैं। देखो कैसे, रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, होता क्या है? एक्स बाई टू एक्स बाई टू एक्स बाई टू, तीनों में मल्टीप्लाई करेंगे, जो चीज यहां पर लिखी हुई है एक्स बाई टू टाइम्स, यहां पर क्या लिखा है? रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मल्टीप्लाई करा, एक्स बाई टू यहां पर क्या लिखा है? एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रूट, यहां पर क्या लिखा है? रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसके साथ में मल्टीप्लाई करा। यहां पर अगर प्लस ए स्क्वायर है तो यहां पर हम प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू, अगर माइनस ए स्क्वायर है तो माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू, प्लस ए स्क्वायर है तो प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू। अगर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, यानी कि एक्स अगर पहले है तो यहां पर लॉग एक्स प्लस लिखोगे, और जो चीज यहां पर लिखी एज इट इज यहां पर लिख दोगे। यहां पर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखा है, यहां पर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहां पर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिखा है, यहां रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बस इसमें थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में यहां पर साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी लिख लेंगे। ये कोई लॉजिक नहीं है, बस मैंने तुम्हें लर्न करने का एक तरीका बताया। अगर बेटा आपको इस तरीके से समझ आता है, इस तरीके से आप अपने दिमाग में सेट कर पाते हो, बहुत अच्छी बात है। अगर इससे अच्छा कोई तरीका तुम्हारे पास है तो मुझे भी जरूर सिखाना, और आप उसी तरीके को फॉलो करना जो तुमको सूट करता है। ये मैंने तुम्हें बस एक याद करने का तरीका बताया, ये कोई लॉजिक नहीं है, ये मैंने तुम्हें एक सिस्टम बताया कि ऐसा ऐसा सोच सकते हो। इनकी कोई सींग पूछ नहीं होती। तो अगर तुम्हें समझ आया वेल एंड गुड है, नहीं समझ आया तो एक आधा अपने साइड से खोजने की कोशिश करो कि कुछ ऐसा बना लो कि याद हो जाए। बस हमें याद करने से मैटर है, हमें ये फर्क नहीं पड़ता कि कैसे याद हो रहा है। अब जरा आगे बढ़ते हैं बाबू, फॉर्मेट नंबर सेकंड देखते हैं। अगर कहीं पर लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक लिखा हुआ है, तो यहां पर सब्स्टिट्यूशन क्या लगाते हैं? लीनियर इज इक्वल टू लैम्डा इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस म्यू, ये सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं। यानी कि पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू लैम्डा इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस म्यू, यानी कि पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 2x प्लस बी दिस वन। यहां से हम क्या करेंगे? लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालेंगे। इंटीग्रल को दो पार्टों में डिवाइड करते हैं, i1 प्लस i2 में। यहां पर जो i1 इंटीग्रल है, ये इंटीग्रल होता है बच्चों एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स या एफ डैश एक्स अपॉन रूट एफ एक्स टाइप का, और जो ये i2 इंटीग्रल है ये 1 अपॉन क्वाड्रेटिक या 1 अपॉन रूट क्वाड्रेटिक टाइप का होता है। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम है, आप इसको ध्यान में रख लो, आराम से हमारा सवाल बन जाएगा। एक आधा इलस्ट्रेशन देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये सबसे पहले लीनियर इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ, यहां पर एक चीज छोटी सी बात ध्यान रखना, अगर यहां पर रूट क्वाड्रेटिक है ना बाबू, तो यहां पर हम सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक ही लिखते हैं, समझ आ गया? तो यहां पर ये रूट लगा के मत करने लग जाना, क्योंकि यहां पर हम लैम्डा इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस म्यू करते हैं। तो यहां पर हमने क्या करा, दोनों साइड कंपैरिजन करके लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकाल ली, और फाइनली इस इंटीग्रल को दो पार्टों में ब्रेक कर दिया, i1 प्लस i2। यहां पर i1 देख सकते हो कि दिस वन इज द एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स टाइप का, और ये 1 अपॉन क्वाड्रेटिक टाइप का। आराम से यहां से दोनों इंटीग्रल निकाल के बस दोनों को जोड़ के सुंदर सा लिख दो, यही हमारा बेटा प्रॉपर आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से हम करते हैं यार। 6 स्पेशल इंटीग्रल फॉर्मूलाज पर सीवीटी में देखो सवाल किस टाइप से पूछे जाते हैं, मतलब ये वही सवाल है 6 स्पेशल वाले। इधर मैचिंग द कॉलम का सवाल बना दिया, 4 ऑप्शन इधर 4 ऑप्शन इधर, बताओ कि कौन किससे मैच कर रहा है। तो ये बस देख लो, तुम कर लोगे खुद ही। इस पर बेस दूसरा सवाल सीवीटी में इस तरीके से पूछा गया था, ये 4 फॉर्मूलाज यहां पर लिख दिए, इनमें बोला है कि बताओ कौन सा वाला करेक्ट है। तो ऑब्वियस सी बात है कि आधा करेक्ट होगा। ठीक है, ये भी पूछ सकता है कि इसमें से बताओ कि कौन कौन सा इनकरेक्ट है। तो करेक्ट और इनकरेक्ट टाइप का सवाल, एकदम बेसिक फॉर्मूला बेस, ये देख सकते हो कि सीवीटी 2023 में पूछ रखा है। आगे बढ़ते बच्चों, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। पार्शियल फ्रैक्शन मेथड ये देखो, जनरली तुम किताबों में देखोगे तो तुमको सिर्फ और सिर्फ यही वाला पोर्शन मिलता है, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। लेकिन मैं इसमें तुम्हें 3 चीजें समझाता हूं, 3 टाइप तुम्हें समझाता हूं। पहला टाइप ये है कि डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर बड़ा हो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर से। दूसरा केस ये भी हो सकता है कि डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर बराबर हो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर के। तीसरा, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर बड़ा हो डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर के। तो ये 3 केसेज हो सकते हैं। जो आप ज्यादातर पढ़ते हो वो आप ये वाला केस पढ़ते हो, जहां पर डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर बड़ा है डिग्री ऑफ न्यूमरेटर से। तो एक एक टाइप यहां पर पढ़ते हैं। सबसे पहला टाइप ये है पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, जहां पर डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर ग्रेटर देन है भैया डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से। अब यार इसको मैं 3 पार्टों में कैटेगराइज करता हूं।
सबसे पहला पार्ट ये है कि अगर कहीं पर ये जो डिनोमिनेटर है ये फैक्टर्स के फॉर्मेट में लिखा हुआ है तो उसको ब्रेक करने का तरीका क्या है, a अपॉन एक्स प्लस माइनस ए और b अपॉन एक्स प्लस माइनस बी। इस तरीके से हम उसको a अपॉन एक फैक्टर प्लस b अपॉन दूसरा वाला फैक्टर इस तरीके से ब्रेक कर लेते हैं। यहां पर कोई और फैक्टर भी लिखा होता तो c अपॉन वो वाला फैक्टर लिख रहे होते, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ठीक है, इट डजंट मैटर कि ये ऊपर क्या लिखा हुआ है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं होता, बस हमें नीचे वाले फैक्टर्स को ब्रेक करना होता है। जैसे यहाँ पर 3 फैक्टर है तो a अपॉन 2x प्लस 1, 4x प्लस 5 को b के साथ और यहाँ पर c के साथ। ठीक, दूसरा केस ये हो सकता है कि यहाँ पर अगर नीचे फैक्टर का स्क्वायर या फैक्टर की कोई पावर लिखी है, दूसरा केस ये है, तो हम करते क्या है, पहले एक पावर को रिड्यूस कर देते हैं, यानी कि a अपॉन एक्स प्लस माइनस ए और b अपॉन एक्स प्लस माइनस ए का होल स्क्वायर कर देते हैं। समझ आया? अगर मान लो यहीं पर क्यूब होता तो पहले पावर इस 1 फिर पावर 2 फिर पावर क्यूब करते। अगर मान लो यहीं पर पावर 5 होती तो पहले पावर 1 फिर पावर 2 फिर पावर 3 पावर 4 पावर 5, इस तरीके से 5 फैक्टर्स यहाँ पर हम लिख रहे होते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर पावर 3 है तो ऐसे ऐसे करके हम पावर बढ़ाते गए, यहाँ पर देखो पावर 4 है तो ऐसे ऐसे करके पावर बढ़ाते गए। तो बेटा ये ब्रेकिंग का तरीका है। अगला फॉर्मेट नंबर 3 है इसमें, अगर कहीं पर 1 अपॉन क्वाड्रेटिक लिखा हुआ है तो भैया यहाँ पर क्वाड्रेटिक ऊपर लीनियर लिखते हैं, यानी कि 1 डिग्री को कम कर देते हैं। समझ आया? तो जैसे यहाँ पर क्वाड्रेटिक क्या है सर, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, ऊपर हम क्या करेंगे 1 डिग्री डाउन कर देंगे, यानी कि ax प्लस बी करके लिख देंगे। तो ये लिखने का बेटा तरीका है। अब फॉर एग्जाम्पल यार आप ये वाला एग्जाम्पल समझो कि हम ब्रेक कैसे करेंगे। देखो यहाँ पर पहले इसको ब्रेक करेंगे, यानी कि a अपॉन एक्स प्लस 1, फिर इसको ब्रेक करेंगे यानी कि b अपॉन एक्स प्लस 3, फिर इसको ब्रेक करेंगे, पहले एक पावर कम करेंगे फिर स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पर देखो पहले एक पावर कम करा फिर स्क्वायर करा। अब ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक में क्या करेंगे, ऊपर एक पावर कम कर देंगे। यहाँ पर क्वाड्रेटिक ऊपर हमने क्या लिखा है, EX प्लस एफ लिखा है, तो यहाँ से देख सकते हो कि डिग्री एक डाउन करके लिखी हुई है। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा हम लिखते हैं। अब यार जो दूसरा टाइप है पार्शियल फ्रैक्शन का, जरा एक बार इसको समझते हैं। दूसरा टाइप कौन सा है, जहां पर न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से बराबर है, मतलब दोनों बराबर है। तो हम करते क्या है बाबू, देखो एक छोटी सी बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग है। इंटीग्रेशन तभी सॉल्व हो सकता है जब ये जो डिनोमिनेटर की डिग्री है ना ये बड़ी हो न्यूमरेटर की डिग्री से, तभी इंटीग्रेशन को सॉल्व कर पाओगे। क्योंकि अगर आप डिनोमिनेटर को टी पुट करोगे तो ऊपर वाला dt में जाना चाहिए। तो ये तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। तो अगर मान लो कहीं पर ये दोनों डिग्री बराबर है तो हम करते क्या है कि न्यूमरेटर की डिग्री को रिड्यूस करते हैं। रिड्यूस द डिग्री ऑफ न्यूमरेटर बाय एडजस्टमेंट। ठीक है, आप कैसे भी करके एडजस्टमेंट करके ऊपर वाले की डिग्री को क्या करोगे, डाउन करोगे, फिर उसके बाद आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, यहाँ पर देख सकते हो कि दोनों की डिग्री बराबर है। तो हमने क्या करा, जो ये नीचे वाला लिखा है इसी को ऊपर लिख दिया, नीचे वाले को ऊपर लिख दिया और इसको ब्रेक कर दिया। तो ये देख सकते हो 1 अपॉन 2 अपॉन क्वाड्रेटिक टाइप का ये बन गया। आराम से हम इंटीग्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर भी देखो दोनों की डिग्री बराबर है, हमने क्या करा, जो नीचे लिखा है यही चीज ऊपर लिख दिया और यहाँ पर इसको एडजस्टमेंट के थ्रू क्या करा, डिग्री को डाउन कर दिया। जब एडजस्टमेंट के थ्रू डिग्री डाउन कर दोगे तो आराम से सॉल्व हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखो दोनों की डिग्री बराबर है तो हमने क्या करा, +9 -9 कर दिया, एडजस्टमेंट करके डिग्री को डाउन कर दिया, तो आराम से इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाएगा। तो कुल मिला के मुद्दे की बात यही है कि इंटीग्रेशन सॉल्व भी तभी हो सकता है जब डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर ज़्यादा हो न्यूमरेटर से। अदरवाइज सब्स्टिट्यूशन वगैरह कैसे क्या यूज करोगे, समझ आ गया? तो अगर बराबर है तो डिवाइड करके एडजस्टमेंट के थ्रू आपको इस तरीके से उसकी डिग्री को डाउन करना होगा। टाइप नंबर 3, अगर कहीं पर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की डिग्री से मान लो बड़ी है। ठीक है, जैसे यहां पर देखो न्यूमरेटर की डिग्री क्या है, क्यूबिक है, डिनोमिनेटर की डिग्री क्या है सर, x + 1 है। अब ऑब्वियस सी बात है कि ऐसे केसेज में सवाल नहीं सॉल्व हो पाएगा जब तक या तो तुम इसको खत्म ना कर दो या तो ऊपर वाले की डिग्री कम ना कर दो, दो ही केस हो सकता है। ठीक है, तो अब तुम्हें करना क्या है, अब तुम्हें अगेन वही काम करना है, न्यूमरेटर की डिग्री को रिड्यूस करना है डिनोमिनेटर की डिग्री से, चाहे एडजस्टमेंट चाहे डिवाइड करके। जैसे हमने यहाँ पर क्या करा, कॉमन निकाल लिया, ऊपर से x² यहाँ से और यहाँ से 1 कॉमन निकाल लिया। तो यहाँ से देखो x + 1 ये कैंसिल आउट हो गया, तो आराम से यहाँ पर बचा x² + 1, हमारा क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया। तो यही तरीका होता है, अदरवाइज दूसरा कोई तरीका नहीं है बेटा। आपको एडजस्टमेंट के थ्रू या डिवाइड करके आपको डिनोमिनेटर को हटाना पड़ेगा, तभी आप कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। इंडेफिनिट का सबसे लास्ट सेगमेंट बाई पार्ट मेथड। बाई पार्ट मेथड हम तब लगाते हैं सर जब दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाइड हो। लगाने का तरीका क्या होता है सर, इसमें एक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन दूसरे वाले को सेकंड मानते हैं,
फर्स्ट फंक्शन मानने का तरीका क्या होता है? आइलेट रूल होता है। आई फॉर इनवर्स, एल फॉर लॉगरिथम, ए फॉर अलजेब्रिक, टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक, ई फॉर एक्सपोनेंशियल। इसमें ऊपर की साइड में हम फर्स्ट फंक्शन मांगते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो कहीं पर इनवर्स और लॉगरिथम लिखा है तो इनवर्स को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, कहीं पर इनवर्स और ट्रिगो लिखा है तो हम इनवर्स को फर्स्ट मानेंगे, ट्रिगो को सेकंड मानेंगे। अब इसको लिखने का तरीका क्या होता है? लिखने का तरीका ये होता है सर, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस पहले का डेरिवेटिव इनटू दूसरे का इंटीग्रेशन, ये पूरे का इंटीग्रेशन करते हैं प्लस सी। यही तरीका होता है करने का। अब यहां पर एक छोटी सी बात और, सेकंड फंक्शन मानने का तरीका। सेकंड फंक्शन जनरली हम ऐसे फंक्शन को लेते हैं जिनका इंटीग्रेशन करना आसान हो, ठीक है? क्योंकि अगर आप यहां पर देखोगे फॉर्मूलाज में, तो फॉर्मूले में बच्चा बाबू तुम्हें एक बात देखो क्लियर कट नजर आ रही होगी कि हर जगह पर हम फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं और सेकंड का इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो यानी कहने का मतलब यह हुआ कि हम फर्स्ट फंक्शन ऐसे फंक्शन को मानते हैं जिसको डिफरेंशिएशन करना आसान हो, और सेकंड हम ऐसे फंक्शन को मानते हैं जिसका इंटीग्रेशन करना आसान हो। तो ये बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग है आइलेट रूल की। आई थिंक सभी बच्चों को अच्छी तरीके से क्रिस्टल क्लियर है, ठीक है? यहां पर कुछ एक बातें मैं तुम लोगों को और समझाना चाहता हूं बेटा। एक यहां पर इंटीग्रेशन है साइन इनवर्स एक्स का। यार साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन तुम डायरेक्ट याद रखा करो, ये होता है सर एक्स साइन इनवर्स एक्स माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। डायरेक्ट याद रखो आज के बाद, एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। डायरेक्ट पूछा जाता है यार, सीधा सीधा टिक मार करके आगे बढ़ जाओगे बिना कोई इतने स्टेप लिखे। समझ में आ गया? दूसरा एक इंटीग्रेशन और याद रखो, आई इज इक्वल टू लॉग एक्स। भैया लॉग एक्स का इंटीग्रेशन होता है सर एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स प्लस सी। याद रख लेना बेटा, डायरेक्ट पूछा जाता है। सीबीटी 2023 का सवाल था ये, लॉग एक्स डी एक्स। तो इसमें ना ऐसे सवालों को पेपर में जाके गणित लगाना ही नहीं है, सीधा सीधा बस एकदम रट के रखो, एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स प्लस सी। तीसरा एक और बहुत इंपॉर्टेंट इंटीग्रल, ई टू द पावर एक्स इंटू साइन एक्स। डायरेक्ट याद रखो, डायरेक्ट पूछा जाता है। देखो अगर यहां पर साइन एक्स है तो क्या करोगे, ई टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाई 2, साइन एक्स में से कॉस एक्स घटा दोगे, ये तरीका है। और अगर मान लो यहीं पर कॉस एक्स है तो यहां पर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स कर दोगे, ठीक है? तो ये बात ध्यान रखना कि साइन एक्स में बीच में माइनस होता है, कॉस एक्स में बीच में प्लस होता है। तो कॉस एक्स में देखो ई टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाई 2 कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। इस तरीके से बेटा डायरेक्ट आप याद रख सकते हो। इसके अलावा भाई सीबीटी में पूछा जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण फॉर्मूला, ई टू द पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, ये बराबर होता है बाबू ई टू द पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी के, ठीक है? इसका यूज जनरली हम तब करते हैं जब अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन यहां पर लिखा है, एक फंक्शन प्लस उसका डेरिवेटिव लिखा हुआ है, तो इसका आंसर हम लिख देते हैं सर ई टू द पावर एक्स इनटू एफ ऑफ एक्स। लेकिन इस सवाल के माध्यम से मैंने तुम्हें एक चीज और रिकॉल कराया था, पता है क्या? एक चीज और तुम्हें इसमें मैंने ये बताया था कि कई बार कोई इंटीग्रेशन बाई पार्ट मेथड के ऐसे इंटीग्रेशन होता है जहां पर अगर तुम इन्हें सॉल्व करोगे तो पहले वाले पोर्शन को होल्ड करते हैं, दूसरे वाले को सिर्फ और सिर्फ सॉल्व करते हैं, तो पहले वाला ऑटोमेटिकली कट जाता है और हमारे पास इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाता है। तो तुम्हें इस बात को बेटा जरूर ध्यान में रखना है। अगर सवाल टिपिकल बनाया तो तुम बाई पार्ट रूल का सवाल कर नहीं पाओगे, अगर ये चीज याद नहीं होगा तो। ये चीज अपने दिमाग में इसको सेट कर लेना कि कई बार को बाई पार्ट रूल के ऐसे भी सवाल होता है जहां पर एक पोर्शन को होल्ड करके दूसरे वाले को सिंप्लीफाई करता है, तो पहला वाला ऑटोमेटिकली कैंसिल आउट होता है। इसको ऐसे करके अपने दिमाग में फीड कर लो ताकि पेपर के टाइम पे भूलो मत, ठीक है? अब भैया आगे बढ़ते हैं, डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल सर हमें देता क्या है? देखो यहां पर कुछ एक इंट्रोडक्शन वाली बात बताता हूं। डेफिनेट इंटीग्रल हमें क्या देता है सर? एब्सोल्यूट एरिया अंडर द कर्व देता है, तो ये बात ध्यान में रखना। एंड डेफिनेट इंटीग्रल क्या देता है? जनरल इक्वेशन ऑफ द कर्व देता है, और इसी का जो एब्सोल्यूट एरिया है वो कौन देता है? डेफिनेट इंटीग्रल देता है। कुछ एक बेसिक प्रॉपर्टीज कि अगर एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रल जी एक्स प्लस सी है तो यार ये सब तुम जानते हो, इसको लोअर लिमिट कहते हैं, इसको अपर लिमिट कहते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं। तो अब मैं इस चीज़ को अभी तुम्हें नहीं बता रहा हूँ, बस रिकॉल करवा दे रहा हूँ। भैया बेसिक प्रॉपर्टी सेम वही है जो इनडेफिनिट में था, बस यहाँ पर हमने लिमिट लगा दी है, बस बात खत्म। यही चीज़ें हमने डेफिनिट में देखा था, यही सिमिलर चीज़ बेटा इनडेफिनिट में है, बस यहाँ पर लिमिट लगा दी है। जो जानने वाली प्रॉपर्टी है वो ये आगे की प्रॉपर्टी है। सबसे पहली प्रॉपर्टी ए टू ए एफ एक्स डी एक्स बराबर 0 होता है, यानी कि अगर दोनों लिमिट अगर सेम है तो सर ये इंटीग्रेशन की वैल्यू 0। अगर हम लिमिट को रिवर्स करते हैं ए टू बी, अगर यही लिमिट को हम रिवर्स कर दें बी टू ए, तो यहां पर एक माइनस का साइन आ जाता है। तो ये बात ध्यान रखना, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स अगर हम इसको ब्रेक करना चाहें तो इस तरीके से ब्रेक कर यहां पर हम ये अंदर वाले वेरिएबल को बदल सकते हैं। तो चाहे तुम इसको एफ टी डी टी लिखो, चाहे एफ यू डी यू लिखो, चाहे एफ वी डी वी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगला यहां पर हम लिमिट को बीच में किसी भी पॉइंट पर ब्रेक कर सकते हैं।
ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ए टू सी वन, C1 से लेके बी एफ एक्स डी एक्स। ऑब्वियस सी बात है यार, C1 ए से लेके बी के बीच में ही लाई करेगा। और अगर तुम इसको समझना चाहो तो ऐसे समझ सकते हो कि अगर हम ए से बी के बीच का एरिया निकालते हैं तो भैया ऑब्वियस सी बात है कि ए से C1 के बीच का एरिया निकाल लो, C1 से बी के बीच का एरिया निकाल लो, दोनों को जोड़ोगे तो ऑटोमेटिकली हमारे पास ये पूरा एरिया आ ही जाएगा। अगर हम इसी का एक्सटेंशन लिख दें ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, तो यार इसको ए टू C1, C1 से C2, C2 से C3, CN से लेके बी, हम आराम से सारे एरिया को जोड़ सकते हैं। जैसे यहां पर देखो ए से लेके बी के बीच का एरिया निकालना है, तो हमने क्या करा, इसको कई पार्टों में डिवाइड कर दिया। ए से लेके C1 का एरिया, C1 से लेके C2 का एरिया, C2 से लेके C3 का, C3 से लेके C4 का। तो इस तरीके से अगर सारे एरियाज को जोड़ दोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि ए से लेके बी के बीच का टोटल एरिया हमारे पास आ जाएगा। तो ये बात ध्यान रखना। अब कई सारे बच्चों का डाउट होता है कि सर आखिरकार जब हम ये एरिया ए से लेके बी के बीच में निकाल ही लेते हैं तो हमें ये ब्रेक करने की नौटंकी क्यों करनी है? नौटंकी इस वजह से करनी है बाबू, हम जितनी भी चीज़ें पढ़ते हैं ये सारी चीज़ें हम फॉर अ डिफरेंशिएबल फंक्शन के लिए पढ़ते हैं। अगर मान लो कहीं पर फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है, तो मान लो इंटीग्रेशन ऑफ मॉड एक्स -1 से 1 निकालना है। अब -1 से 1 के बीच में मॉड एक्स क्या है, एक्स इक्वल्स टू 0 पर नॉन डिफरेंशिएबल है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पर लिमिट को ब्रेक करना पड़ेगा। समझ में आया? और अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है फिर तो तुम -1 से 1 इंटीग्रेट कर दोगे डायरेक्ट, लेकिन अगर कहीं पर बीच में फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है तो तुमको वहां पर लिमिट को ब्रेक करना पड़ेगा। तो यहां पर देखो मैंने लिख रखा है कि इंटीग्रेशन कहां से आता है, डिफरेंशिएशन से। डिफरेंशिएशन कब होता है, जब कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल फंक्शन हो। और डिफरेंशिएबल फंक्शन कब होता है, जब उसमें कोई भी शार्प टर्न ना हो, कहीं पर फंक्शन ब्रेक ना हो। ठीक है, तो ये जाके इंटीग्रेशन होता है। लेकिन मान लो अगर कहीं पर फंक्शन ब्रेक हो जाए, फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल हो जाए, तो वहां पर हम इसकी लिमिट को क्या करते हैं सर, ब्रेक कर देते हैं। तो ये बात बेटा जरूर ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे यहां पर देखो y इक्वल टू मॉड एक्स -1 से 1 के बीच में हमने क्या करा, 0 पर लिमिट को ब्रेक कर दिया। क्यों? क्योंकि सर 0 पर ये फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है। जैसे यहां पर देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0 से लेके 5 में, अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हर एक इंटीग्रल वैल्यू पर नॉन डिफरेंशिएबल है, तो हमने क्या करा, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 अलग अलग इंटरवल में इसको इंटीग्रेट करा। ठीक है, तो दिस इज द बेटा कंसेप्ट। आई थिंक सभी मेरे बच्चों को अच्छी तरीके से क्रिस्टल क्लियर है। नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बता के जाना कि सेशन में मजा आ रहा है कि नहीं, जरूर बता के जाना बेटा। आई थिंक तुम लोगों को एकदम सॉलिड रिवीजन हो रहा होगा, इससे बेहतर रिवीजन कुछ नहीं हो सकता यार। एक एक पॉइंट तुम लोगों को बहुत ही सोच के, बहुत ही समझ के मैं रिकॉल करा रहा हूं, बहुत ही कम टाइम में। ये डिटेल्ड वन शॉट नहीं है, लेकिन तुम्हारे रिवीजन के लिए सबसे रामबाण वन शॉट है। मतलब सेव करके जब मन करे तब सुन के आराम से खत्म कर सकते हो। डेफिनेट इंटीग्रल बाई इनडेफिनेट रूल, भैया यहां पर रूल कुछ नहीं है, रूल बेसिक सी बात यही है कि इनडेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व करो, उसके बाद सब्स्टिट्यूट कर दो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये पहला तरीका है। डेफिनेट इंटीग्रल की सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 प्रॉपर्टी। सबसे पहली प्रॉपर्टी है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स -a टू a और 0 to 2a वाली प्रॉपर्टी। एक एक प्रॉपर्टी के बारे में जिक्र करते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी, इसको यार जनरली हम लोग आम बोलचाल की भाषा में किंग प्रॉपर्टी भी कह लेते हैं। अगर कहीं पर i इक्वल टू a टू b एफ एक्स डी एक्स लिखा है तो सर हम सिंपल सा काम क्या करेंगे, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट -x कर देंगे, यानी b प्लस a -x कर देंगे बेटा। तो यहां से हमारे पास ये प्रॉपर्टी नंबर 1 इज द दिस वन। अब यार ये बेसिक सा तरीका है करने का कि अगर आप सबसे पहला काम क्या करोगे, मेन सवाल को y मानोगे, प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे, प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद दोनों को जोड़ देना, दोनों को जोड़ोगे इधर 2i बन जाएगा, इधर इंटीग्रेशन कर देना, बाकी आगे सॉल्व हो जाएगा। ये चीज जब तुम प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिकली खुद ही समझ आ जाएगा। प्रॉपर्टी नंबर 2, अगर कहीं पर -a टू a एफ एक्स डी एक्स लिखा हुआ है तो इसका 2 फॉर्मूला होता है। अगर हमारे पास एफ एक्स इवन है, और एफ एक्स इवन कब होता है, जब f ऑफ -x बराबर f ऑफ x होता है, तो हम यही इंटीग्रल को क्या लिख लेते हैं, 2 टाइम्स 0 to a एफ एक्स डी एक्स लिख लेते हैं। वीडियो को पॉज करो यहीं के यहीं और मुझे बताओ कि आखिरकार ऐसा क्यों लिखते हैं। ठीक है, और कहीं पर भैया अगर एफ एक्स ऑड फंक्शन है, यानी कि f ऑफ -x इक्वल टू -f ऑफ x है, तो यार इंटीग्रल -a टू a की वैल्यू क्या होती है सर, 0 होती है। वीडियो पॉज कर लिया होगा आई थिंक, है ना, और मुझे बताओ कि आखिरकार इसके पीछे का लॉजिक क्या है। ठीक है, यहीं पर पॉज करके बताओ, नीचे कमेंट में लिखना, उसके बाद देखना कि तुमने सही बताया या गलत बताया, तुम्हें मालूम नहीं है। और अगर नहीं मालूम है तो ये भी बताना कि सर मालूम नहीं था, ईमानदारी से। अब मैं तुम्हें इसके पीछे का लॉजिक बताता हूं। देखो इसके पीछे का लॉजिक बहुत ही प्यारा है। अगर बेटा हमारे पास कोई भी फंक्शन इवन फंक्शन है, तो इवन फंक्शन की खास बात ये होती है कि वो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होता है। अब जैसे मान लो ये -a है और ये सर a है और फंक्शन इवन है, तो यार ऑब्वियस सी बात है कि जो -a से लेके a के बीच का एरिया होगा, वही अगर हम क्या करें, 0 से लेके a के बीच का एरिया निकाल लें और इसी का डबल कर दें, तो हमारे पास आ जाएगा कि नहीं। समझ पा रहे हो बात? क्योंकि इवन फंक्शन
पॉजिटिव वाई एक्सिस के सॉरी वाई एक्सिस के अबाउट क्या होता है सर, सिमेट्रिकल होता है। यानी कि जैसा ग्राफ इधर वैसे ही ग्राफ इधर। तो माइनस ए से ए के बीच में एरिया निकालना है, तो हम क्या करें, 0 से लेके ए के बीच में निकाल लेते हैं, इसी का डबल कर देते हैं, तो ये वाला एरिया भी आ जाएगा। समझ आया। दूसरी बात, अगर मान लो यही फंक्शन ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन, अब ऑड फंक्शन की खास बात क्या होती है, ये ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल होता है। यानी कहने का मतलब क्या है, ये ओरिजिन के जैसा ऊपर वैसे ही नीचे होता है। तो आप खुद ही सोचो, डेफिनेट इंटीग्रल हमें क्या देता है, एब्सोल्यूट एरिया देता है। और डेफिनेट इंटीग्रल की एक खास बात है कि वो एक्स एक्सिस के ऊपर का एरिया पॉजिटिव देता है, नीचे वाले के एरिया को नेगेटिव देता है। तो यार ऑब्वियस सी बात है कि इसका एरिया पॉजिटिव देगा, सेम उतना ही एरिया इसका नेगेटिव देगा। जब आप दोनों को जोड़ोगे तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और फाइनल आंसर हमारा क्या आ जाएगा सर, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द लॉजिक बिहाइंड दिस वन, इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शन। आई थिंक सभी मेरे बच्चों को अच्छी तरीके से क्रिस्टल क्लियर है। चलो यार आगे बढ़ते हैं इसमें फटाफट। प्रॉपर्टी नंबर 3, तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, 0 to 2a। यानी कहने का मतलब यह है कि सर हमें लिमिट को हाफ करने की प्रॉपर्टी। 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स कहीं पर लिखा है, तो सर यहां पर सबसे पहला काम f ऑफ 2a माइनस एक्स निकालेंगे। अगर बेटा ये एफ एक्स के बराबर आ गया तो हम क्या लिखेंगे, 2 टाइम्स 0 to a एफ एक्स डी एक्स लिख लेंगे। अगर यही चीज f ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू माइनस टाइम्स f ऑफ x आ गया तो सर इसकी वैल्यू को हम क्या करेंगे, 0 कर देंगे। तो इस प्रॉपर्टी का यूज कहां पर करेंगे, जहां पर हमें लिमिट को आधा करना है। एक छोटी सी बात सभी बच्चे ध्यान में रखेंगे, कोई ये जरूरी नहीं है कि हर जगह पे तुम्हें ये प्रॉपर्टी अप्लाई ही करना है। कोई ये जरूरी नहीं है कि ये जो तीनों प्रॉपर्टी है हर जगह पर अप्लाई करके तुम्हें फायदा ही मिलेगा। ये चीज तुम्हें सोचना पड़ेगा कि इसको अप्लाई करके कहां पर फायदा मिल रहा है, कहां पर घाटा मिल रहा है। अब ये चीज कैसे सोचोगे, जब भयंकर प्रैक्टिस करके रखोगे। भयंकर प्रैक्टिस कहां से करोगे, जो मैंने सेशन की शुरुआत में तुम्हें बताया, ब्लैक पीपीटी 3.2 क्वेश्चन प्रैक्टिस शीट। इसके अलावा जितनी भी चीजें मैं तुम्हें प्रोवाइड करता हूं, फ्लो चार्ट, माइंड मैप, सारी चीजों को एकदम ब्लाइंडली फॉलो करो, कुछ भी उसके बाहर से जाने वाला नहीं है बेटा। मतलब तुम ये समझ के रखो, 40 में से 30 सवाल, 35 सवाल डिट्टो एकदम सेम ब्लैक पीपीटी 3.2 से आता है। तुम्हें कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है मैथ्स में। जितने भी मेरे बच्चे सेशन को देख रहे हैं बेटा, प्रतिज्ञा प्लस बैच ऑलरेडी लॉन्च कर दिया गया। अगर अभी तक भी तुमने एनरोल नहीं करा, कर लो। ये सबसे लास्ट, सबसे अंतिम, सबसे बड़ा क्रैश कोर्स होने वाला है। तो प्लीज यार इसमें एनरोल कर लो, जितने भी बच्चों ने नहीं करा। और जितने बच्चों ने कर लिया है बेटा, बस 27 तारीख से ही आपकी क्लासेस चालू हो जाएंगी। जो भी मेरा फाइटर बच्चा है, Y457 आपको मैक्सिमम डिस्काउंट कोड यूज करना है फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट। चाहे आप बेटा कॉमर्स के बच्चे हो, चाहे आप जीटी और लैंग्वेज के बच्चे हो, चाहे आप साइंस के बच्चे हो, चाहे आप ह्यूमैनिटीज के बच्चे हो, किसी भी कोर्स में एनरोल कर रहे हो, Y457 जैसे ही आप लगाते हो आपको सबसे ज्यादा मैक्सिमम डिस्काउंट मिल रहा होता है। यार होली सेल पर आपको 21% का सबसे मैक्सिमम डिस्काउंट इस कोड पर मिल रहा है Y457 पे। तो इसको लगाओ, अच्छी तरीके से पढ़ाई करो। आपको करना क्या है, अड्डा 24/7 के ऐप पर जाना, यहां पर जब एनरोल करोगे, एनरोल करते समय ये कोड का यूज करना और इसके अलावा कॉइन्स का यूज करना। तो जो ये बैच है प्रतिज्ञा प्लस, तुम्हारे को लगभग नियर अबाउट 3100 रुपए में पड़ जाएगा। यार ये 3100 रुपए में तुम्हारी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश और जीटी, ये सारी चीजें, इसमें तुम्हारे को टेस्ट सीरीज भी है, हाइब्रिड टेस्ट सीरीज इनफैक्ट, और इसके अलावा इसमें तुम्हारे को लाइव क्लासेस भी हैं, सब सारी की सारी, ठीक है। और इसमें तुम्हारी पीवाईपी किट भी है। तो तुम्हें कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अगर तुम मैथ पढ़ रहे हो तो ब्लैक पीपीटी 3.0 भी है। तो तुम्हें कहीं भी मैथ्स के रिगार्डिंग भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आई थिंक यार सभी मेरे बच्चों को अच्छी तरीके से सब कुछ समझ आ गया होगा। किसी को कोई भी डाउट है, जो भी मेरा जिद्दी फाइटर है, सारे बच्चे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के जाना SSR फाइटर सोपी। और यार यहाँ पर आप मुझे ईमेल कर सकते हो, कोई भी अगर डाउट है आपको, चाहे कोर्स के रिगार्डिंग, चाहे कोई भी आपका डाउट है तो भी, ठीक है। एक बार नए बच्चों के लिए एक बार मैं आपको बता देता हूं कि आखिरकार आपको कोर्स में एनरोल कैसे करना है। आपको कुछ नहीं करना, आपको सीधा सीधा यहां पर बेटा अड्डा 24/7 की मेन वेबसाइट पर आना है। इनफैक्ट ऐप पर आओगे तो 1% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिलता है। तो ऐप के थ्रू ही एनरोल करना, जो मेरी रिकमेंडेशन है आपको। साइंस का बच्चा है साइंस में, कॉमर्स का बच्चा है तो कॉमर्स में, ह्यूमैनिटीज का बच्चा है तो आर्ट में, लैंग्वेज और जनरल टेस्ट लेना है तो यहाँ पे। सबसे लेटेस्ट बैच बच्चों साइंस का प्रतिज्ञा बैच है, तो ये प्रतिज्ञा प्लस इनफैक्ट, तो आपको इसी में एनरोल करना है। इसकी क्लासेस 27 तारीख से चालू होंगी, तो बेटा उसके पहले कर लेना। होली सेल पे 21% का डिस्काउंट Y457 पर आपको मिल रहा है। तो जैसे ही आप यहां पर अप्लाई करोगे तो ये आप देख सकते हो कि 20% का डिस्काउंट यहां पर वेब पे। लेकिन अगर तुम यही चीज ऐप के थ्रू करोगे तो तुम्हारे को 21% का बेटा डिस्काउंट मिल रहा होगा। तो आप लोग ऐप के थ्रू ही करना, जितने भी मेरे फाइटर्स एनरोल करेंगे तो Y457 और ऐप के थ्रू करना। और इसमें कॉइन्स का जरूर यूज कर देना।
तो तुम्हारा ये जो चीज़ है ये तुम्हारी नियर अबाउट 3100 रुपये के करीब ये पड़ जाएगी। 3100 रुपये में सारी लाइव क्लास, मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज, मेंटोरशिप प्रोग्राम सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है, कुछ भी भटकने की जरूरत नहीं है। यार नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बता के जाना कि सेशन कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। सभी मेरे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल सभी बच्चों को। और मुझे बता के जाना कि अगला चैप्टर कौन सा चैप्टर चाहते हो रिवीजन के लिए, नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बता के जाना। और जो भी डाउट्स मैंने पूछे हैं वो भी बता के जाना। और सेशन कैसा लगा, तुम्हारे लिए हेल्पफुल है कि नहीं, अपनी फीलिंग्स नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के जाना। और हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंटली नीचे SSR फाइटर जिद्दी है। गॉड ब्लेस यू ऑल।